हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय भूगोल में अपनी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को पिछली जितने भी वीडियोस मैंने आपको डाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आप लोगों ने अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। और देखेंगे आप अपने पुराने प्रश्नों को उठा के भी देखेंगे अगर आप, तो उन सभी में आपको वहाँ से कहीं ना कहीं से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ एक सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ और सेलेक्टिव आंसर दे रहा हूँ उनके जहाँ जहाँ से प्रश्न बने हैं और इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे उनके बिल्कुल सेलेक्टिव आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, एक प्रकार से टॉपिक्स लिखा रहा हूँ। क्योंकि हम अगर पढ़ें देखें तो बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी, बहुत सारी किताबें पढ़ लो, इधर उधर से लेके आ जाओ या बहुत सारी इधर उधर से उठा के बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो सब इस प्रकार से दिया हुआ है कि उतना सब पढ़ के उतना सारा पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं रहती, इतना कुछ दिया गया है। और वो ऐसे भी होते हैं कि वहाँ से बहुत सारी जगहों से प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये आता है कि हम पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, लेकिन क्या बोलते हैं कि प्रश्न नहीं बन पाते हैं वहाँ से। तो वही चीज़ है कि हम क्या पढ़ें सेलेक्टिव क्या पढ़ें कि प्रश्न वहीं से बने। तो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयारी के साथ आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और जितना प्रश्न पूछा गया है हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनी वीडियो के अंदर डाला है कि हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को भ्रमित करने के लिए नहीं डाला है कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की डाल के वो बच्चे भ्रमित हो जाएं और उन्हें जितना याद करना है वो भी याद ना रहे बहुत सारे के चक्कर में। तो हमने एक सेलेक्टिव अपने नोट्स को तैयार किया है जो परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछी जाती है। तो उसी के क्रम में आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। अब आप देखते हैं जो हिमालय, जैसे पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया आपको, जो हिमालयी क्षेत्र है वो शिवालिक, लघु, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में बटा हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया आपको पिछली क्लास के अंदर, ये आपका शिवालिक का क्षेत्र, शिवालिक का क्षेत्र, ये आपका शिवालिक श्रेणी, शिवालिक पर्वत कह लो, ये आपका लघु हिमालय, ये आपका थोड़ा सा ऊंचाई कर लो इसकी बृहद हिमालय, और ये आपका ये क्षेत्र आपका ट्रांस हिमालय। अब देखते हैं हम कि शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय और बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय ये एक वलित पर्वत है। अब इन वलित पर्वतों के जो घाटी नुमा क्षेत्र है, ये जो घाटी नुमा क्षेत्र है, ये जो घाटी नुमा क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र जो देखने को मिलते हैं आपको, ये जो देखने को, ये घाटी वाली, ये टॉप हो गया, ये टॉप आपका ऊंचाई हो गई। ऊंचाई के बाद जो ये नीचे जो घाटी नुमा जो क्षेत्र है, ये घाटी नुमा क्षेत्रों में क्या करते हैं, बहुत सारी आपकी क्या करती है, नदियां बहती हैं। ठीक है, इनमें हम देखते हैं इनमें क्या होता है हमारा, इनमें क्या होता है हमारा, नदियों का बहाव होता है। तो हम देखते हैं ये जब नदियां बहती हैं, ये जब नदियां बहती हैं इन क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, जैसे आपका देखने को मिलता है जब ऊपर से बहुत सा बरसात होती है, पानी आता है, तो इन क्षेत्रों के अंदर पानी का बहाव होता है और ये बहाव के कारण यहाँ पर एक भ्रंश क्षेत्र का निर्माण करती है। इन क्षेत्रों में भ्रंश क्षेत्र का, ये नदियां क्या करती है, भ्रंश क्षेत्र का निर्माण करती है। इन्हीं भ्रंश क्षेत्रों के निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, हिमालय का नदियों के आधार पर भौतिक विभाजन। ठीक है साथियों, इस तरीके से जो नदियां बहती हैं और एक भ्रंश क्षेत्र का निर्माण करती हैं, इन्हीं भ्रंश क्षेत्र के निर्माणों को ही हम क्या कहते हैं, आपका नदियों द्वारा हिमालय का भौतिक विभाजन। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत यही हम देखते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर भौतिक विभाजन किस तरीके से होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जब शिवालिक का जब शुरू होता है तो यहाँ पर सतलज और यमुना नदी का बहाव होता है। इस क्षेत्र के अंदर सतलज नदी और यमुना नदी बहती है और जो क्या करती है, हमारी हिमालय भ्रंश सीमा का निर्माण करती है। यह हिमालय
भ्रंश सीमा का निर्माण करती है। सतलज और यमुना नदी यहाँ इस क्षेत्र के इस भ्रंश घाटी से बहती है और यहाँ हिमालयी भ्रंश सीमा का निर्माण करती है। इसी तरीके से हम देखते हैं शिवालिक और लघु के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीचों बीच आपकी चेनाब नदी बहती है और यही चेनाब नदी क्या करती है, मुख्य सीमा भ्रंश का निर्माण करती है। यह मुख्य सीमा भ्रंश का निर्माण करती है। इसी तरीके से लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीचों बीच जो ये झेलम नदी बहती है, ठीक है, बहुत बार प्रश्नों में ये भी पूछा जाएगा लघु हिमालय और बृहद हिमालय की भ्रंश घाटी के अंदर कौन सी नदी का बहाव होता है, तो झेलम नदी का बहाव होता है। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीचों बीच झेलम नदी का बहाव होता है और इस बहने के कारण यहाँ पर मुख्य केंद्रीय सीमा का निर्माण होता है। इसी तरीके से बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीचों बीच सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सिंधु सांगपो सचर सीमा, सिंधु सांगपो सचर सीमा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन नदियों द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र होता है या सीमा होती है, उन्हें हम इनके नामों से पुकारते हैं। जैसे याद करने के लिए एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका ये जो भारतीय क्षेत्र से लेके यहाँ तक जो आपका यमुना सतलज व यमुना नदी का बहाव होता है, इसे हिमालयी भ्रंश सीमा कहते हैं। और शिवालिक से लेके हिमालय के बीच में जो नदी बहती है उसे चेनाब नदी या मुख्य सीमा भ्रंश। तो तीसरा है लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में झेलम नदी बहती है, इसलिए इसे मुख्य केंद्रीय सीमा कहते हैं। और बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जो सीमा का निर्माण होता है उसे कहते हैं सिंधु सांगपो सचर सीमा। ठीक है साथियों, ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि नदियों द्वारा भारत का भौतिक विभाजन होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देख लेते हैं। किसी भी पर्वतीय क्षेत्र की सीमा को कोई ना कोई नदी निर्धारित करती है। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि ये सारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, इनको कोई ना कोई नदियां हमारी क्या करती है, उनको निर्धारित करती है, उनकी सीमा को निर्धारित करती है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ देखा, ये सतलज नदी, ये यहाँ पे सीमा। अब यहाँ हमारा शिवालिक हिमालय खत्म हो रहा है, तो चेनाब नदी इसका एक सीमा बना दे रही है। यहाँ से आपका लघु हिमालय शुरू हो जाता है और यहाँ पे अंत हो जाता है। यहाँ पर आपका झेलम नदी उसको एक सीमा बना देती है। यहाँ से बृहद हिमालय शुरू होता है और यहाँ पर हमारी वो सीमा खत्म हो जाती है। यहाँ से आपकी ट्रांस की सीमा शुरू होती है, ट्रांस हिमालय की सीमा होती है और यहाँ तक जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी यहाँ पर इस सीमा को बना देती है। तो इसी प्रकार से देखा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र की जो सीमा कोई ना कोई नदी क्या करती है, उसे निर्धारित करती है। इस प्रकार ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच सिंधु और ब्रह्मपुत्र मिलकर सीमा बनाती है। इसे सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत जम्मू के 3 पहाड़ियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आते हैं। ठीक है साथियों, और इसी प्रकार महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच घाटी में झेलम नदी प्रवाहित होती है और यह मुख्य केंद्रीय सीमा बनाती है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच घाटी में चेनाब नदी प्रवाहित होती है और वह मुख्य भ्रंश सीमा कहलाती है। शिवालिक और शेष भारत के बीच सतलज और यमुना नदी सीमा बनाती है, जिसे हिमालयी भ्रंश सीमा कहते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख कुछ पहाड़ियां हैं। अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत ये जो क्षेत्र है आपका पूर्वोत्तर भारत, पूरब का उत्तरी जो क्षेत्र है वो क्या है, पूरा हिमालयी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, अधिकतर आप देखने को मिलता है। यहाँ कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, जैसे पटकोई बूम पहाड़ी, यह अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसा कि आपने देखा, अरुणाचल प्रदेश ये क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है पटकोई बूम पहाड़ी। इसके बाद नंगा पहाड़ी नागालैंड में, नगा पहाड़ी नागालैंड में, लैमाटोल पहाड़ी मणिपुर में, मीजो पहाड़ियां मिजोरम में। मेघालय में कुछ खास 3 पहाड़ियां देखने को मिलती है, जिसे गारो खासी जयंतियां कहते हैं। ठीक है, खासी जो है वो शिलांग की राजधानी चेरापूंजी, शिलांग की राजधानी है और यहीं पर खासी के अंदर ही चेरापूंजी जगह पड़ती है, जो सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र जो है आपका वो यही है।
ठीक है साथियों, इस तरीके से हम देखते हैं नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन होता है वो इस प्रकार से होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे व ग्लेशियर। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतर क्या देखने को आपको मिलता है, ग्लेशियर वाले क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, और भारत के विभिन्न हिस्सों के अंतर्गत बहुत सारे दर्रे भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम दर्रों के अंदर देखें तो सबसे पहला जो दर्रा हमारा है वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, यह जम्मू कश्मीर, काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख के क्षेत्र के अंदर। अभी देखते हैं, अभी आपने देखा कि अब हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो दो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बट गया है, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये जो क्षेत्र आप देखने को मिलता है काराकोरम दर्रा, यह लद्दाख क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये आपका यहाँ पे काराकोरम दर्रा देखने को मिलता है। इसके बाद बुर्जिला दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। यह श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। आप देखेंगे बुर्जिला दर्रा, तो यहाँ पर यह बुर्जिला दर्रा है, यहाँ पे आपको ये बुर्जिला दर्रा देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, इसके बाद जोजिला दर्रा, जोर्जिला दर्रा, जोर्जिला जिला भी बिल्कुल आप देखेंगे, आप जोर्जिला दर्रा ये यहाँ पर है, बिल्कुल बुर्जिला दर्रा के नीचे ही एक जोर्जिला दर्रा आपको देखने को मिलता है। यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे चौथे नंबर का जो दर्रा है वो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा दर्रे इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का टॉप पर्व, उत्तरी भाग का बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं, और हिमालय का जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है वो यही है, आपका देखने को मिलता है भारत का। तो आपको पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर कुलगांव से कोठी, कुलगांव से कोठी तक को जोड़ने का रास्ता आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, यह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। ये देखिए आप लोग, बनिहाल दर्रा यहाँ पर है, ये यहाँ पर बनिहाल दर्रा जो आपको जम्मू से उसको जोड़ता है आपको। ठीक है जी। इसके बाद सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश आपका ये यहाँ बीचों बीच यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका सिपकीला दर्रा देखने को मिलता है। इसके बाद सिपकीला जो दर्रा है वो शिमला से तिब्बत के क्षेत्र को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत के क्षेत्र को जोड़ता है। तो हम देखते हैं जो सिपकीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद माणा नीति लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। यह भी क्या करता है, आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है यह नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। यह सिक्किम से चुंबी घाटी को जोड़ने का काम करती है। इससे भारत और चीन के बीच व्यापार भी होता है। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जो भारत से म्यांमार की सीमा को जोड़ता है, भारत से म्यांमार को आपस में जोड़ता है। इसके बाद 11वें नंबर पे बॉमडिला दर्रा, बॉमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। अरुणाचल व तिब्बत की सीमा को जोड़ता है, एक दूसरे के वहाँ जाने का एक रास्ता बनाता है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है थांगला दर्रा, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा आपका उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद एक है चांगला दर्रा, चांगला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर से सिंधु घाटी नदी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। यहाँ सिंधु नदी चीन से भारत में प्रवेश करती है,
ठीक है, यही दर्रा जो है चांगला दर्रा, यहीं से सिंधु नदी जो है वो चीन से भारत के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत के अंदर जो सिंधु नदी है वो किस रास्ते से प्रवेश करती है, तो यही चांगले दर्रे से होते हुए हमारा प्रवेश करती है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं इसी के साथ दो दर्रे और हैं हमारे। थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, जो मुंबई से नासिक को आपस में जोड़ता है। और दूसरा है तुजु दर्रा, तुजु दर्रा मणिपुर में देखने को मिलता है, ये भारत से म्यांमार को जोड़ता है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों। ये दर्रे इतने महत्वपूर्ण हैं कि इससे बाहर कोई भी दर्रे नहीं पूछे जाएंगे। अभी तक के जितने भी प्रश्नों के अंतर्गत जो दर्रे पूछे गए हैं, इससे बाहर कोई भी दर्रा नहीं पूछा गया है कि भारत के अंदर ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। और अधिकतर प्रश्नों के अंतर्गत हम देखें, पिछले प्रश्नों के अंतर्गत तो बहुत बार ये माणा, नीति, लिपुलेख, ये दर्रों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा परीक्षाओं में। नाथुला दर्रा के बारे में बहुत बार पूछा गया, सिपकीला दर्रा के बारे में बहुत बार पूछा गया है। और आपको पुरजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये बहुत बार प्रश्नों के अंतर्गत हमें देखने को मिला है। तो अभी तक के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन सब के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक आपको अपनी इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग दोबारा से इसे नोट डाउन भी कर लीजिए और इसे याद करिए, और याद करके आप लोग इसे रख लीजिए। अब हम आगे आते हैं अपने नेक्स्ट उसमें कि भारत के प्रमुख ग्लेशियर। अब भारत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जिनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ससाइकी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो जम्मू में है। ठीक है, ससाइकी ग्लेशियर है, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो जम्मू कश्मीर में। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, तो वह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है जी, और वो भी ससाइकी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में मिलम ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब उत्तराखंड का जो क्षेत्र है भारत में, जो यूपी से लगता हुआ उत्तराखंड का, जो पहले यूपी में था, अब उसे अलग करके उत्तराखंड बना जो, ठीक है, उत्तराखंड बना। 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड का निर्माण होता है। और वहीं पर क्या होता है, आपका मिलम ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर के अंतर्गत आपका 4 धाम यात्राओं में से वहाँ भी आपका है हमारी यात्रा होती है गंगोत्री। वहीं से गौमुख से गंगा का उद्गम भी होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर यहीं उत्तराखंड के अंदर स्थित है। एक जेमू ग्लेशियर है जो सिक्किम के अंदर है। जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम के अंदर। तो ये प्रमुख हमारे कुछ ग्लेशियर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जिनके बारे में परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इससे बाहर ग्लेशियर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर सामने जो भी है मैंने आपको इस परीक्षाओं के संदर्भ में आपको ये सब चीज़ों के बारे में लिखा दिया। आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और इस टॉपिक से इससे बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं। आप पुरानी जितने भी पेपर्स आप पुराने जितने भी उठा के देख लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं बने। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और अपना नोट डाउन करेंगे, और इससे अगला टॉपिक मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।